चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है अध्याय 6 वंशागतिकी का आणविक आधार। तो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं कि चैप्टर 5 में क्या पढ़े हैं कि हम लोग देखे हैं वंशागतिकी के आधार पर जो है मेंडल के क्या क्या नियम से हैं और कितने सारे जो है सक्सेस हुई है और कितने अपवाद हैं और जिन म्यूटेशन क्या होती है और कितने सारे वंशागत के रोग, ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़े, चैप्टर 5 है ना। अब चैप्टर 5 में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगी कि वंशागतिकी के आधार पर आणविक आधार क्या होती है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है वंशागतिकी का आणविक आधार। कहने का तात्पर्य यह है वंशागत की मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जनरेशन चलती रहती है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स शो होती है उसको बोलते हैं वंशागत की पैडिग्री जिसको बोला जाता है ना। जैसे हमारे परदादा से दादा और जो पिताजी से हम लोग, तो इस प्रकार की जो है वंशागत की चलती है। लेकिन उसमें आणविक आधार बोल रहे हैं, मतलब आणविक आधार मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जेनेटिक्स की बात हुई। जेनेटिक्स मतलब ये है कहीं ना कहीं इसमें गुणसूत्र की बात हो रही है ना, डीएनए आरएनए की बात हो रही है। और डीएनए आरएनए से जो है यहाँ पर ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ये सारी चीजें के हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है वंशागतिकी का आणविक आधार एक, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं माता पिता से संतानों में जो कैरेक्टर शो होती है ना, उसको कहा जाता है वंशागतिकी आणविक आधार, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कैरेक्टर शो होती है किसके कारण होती है, डीएनए के कारण होती है, राइट। आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए होती है वो क्या है, गुणसूत्र जिसको जानते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं तो वो किस प्रकार से होती है, यहां पर देख सकते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्या है, क्रोमोसोम है ना। इस क्रोमोसोम में क्या रहती है, इस प्रकार से डीएनए की पेयरिंग रहती है। क्या रहती है, डीएनए पेयरिंग रहती है ना। ये एकदम क्रोमैटिन जाल, क्या है ये, क्रोमैटिन जाल के समान दिखाई देती है। इसमें ये जो है जो डीएनए है वो इस सिचुएशन यानी कि इस तरीके से इसमें जो है इंक्लूड रहती है, इसमें स्थित रहती है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें क्या रहती है, डीएनए उपस्थित रहती है। और जब डीएनए को हम लोग देखेंगे तब कैसे दिखाई देगी डीएनए, इस प्रकार से डीएनए दिखाई देती है। और इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां पर देखो प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन का नाम H1, H2, H3 और H4। तो इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन उसमें दिखाई देती है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। डीएनए को क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, है ना। न्यूक्लिक अम्ल इसमें क्या रहती है, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन उपस्थित रहती है ना। तो इस प्रकार से क्या रहती है, अरेंज रहती है क्या, आणविक आधार। तो ये जो कैरेक्टर है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलने वाली प्रोसेस है, चलने वाली प्रक्रिया है। इसके ही दौरान क्या होती है, जो कैरेक्टर आई का जो है, मेरा आई जो है कौन सा कलर का, ब्लैक कलर का है, तो किसी का ब्राउन कलर का हो सकता है, किसी का रेड कलर का हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है। वो किस कारण होता है, क्योंकि ये जो है जेनेटिकली डिसीज या जेनेटिकली जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाली जो प्रभाव होती है, इसी कारण से वो होती है ना। चलिए हम लोग प्रस्तावना की बात करें
तो प्रस्तावना यहाँ पर देखेंगे कि जैसे माता पिता वैसी संतान, क्या बोला जाता है, जैसे माता पिता वैसे ही संतान, जिसको बोला जाता है वंशागति का आणविक आधार। सामान्य उक्ति के रूप में यह बड़ी बात हमेशा से कही जा रही है कि यदि आनुवांशिकता के सार तत्व को समाहित किए हुए है, प्रायः देखा जाता है कि एक परिवार की संतानें अपने माता पिता जैसी ही होती है और संतान अपने माता पिता की त्वचा के रंग तथा बालों की व्यवस्था, आंखों की पुतलियां के रंग, नाक, लक्षण इत्यादि चरित्रों से मिलते जुलते हैं। और इसके विपरीत ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक परिवार की संतानें अपने माता पिता के लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन है, मैंने अभी भी बताया था कि जो माता पिता से जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो रंग भेदभाव है वो सारी चीज़ें जो है एक जीन के माध्यम से, एक जो है डीएनए के माध्यम से उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि आपके घर जो है काले व्यक्ति या फिर मम्मी पापा जो रहते हैं, कोई यदि काले हैं और कोई गोरे हैं, है ना, दोनों में क्या होती है, क्रॉस होती है। और क्रॉस के बाद जो जनरेशन होती है वो जनरेशन में जो बच्चे होते हैं वो क्या रहते हैं, उसके कलर से मैच करते हैं, है ना, कलर से क्या करते हैं, मैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गोरे माता पिता की जो काली संतानें या फिर काले माता पिता की गोरी संतानें, ऐसी विभिन्नताओं यानी कि विविधता को कहा जाता है। और समान तथा असमान लक्षणों में उत्पत्ति संतति पीढ़ी के आनुवंशिक पदार्थ के संचरण संभव होती है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। जिन साधारण डीएनए के विभिन्न यानी कि विशिष्ट तथा कार्यात्मक इकाई है। क्या है डीएनए? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई माना जाता है किसको? डीएनए को। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो डीएनए क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसकी? जो हमारे शरीर है उनमें जो एक्टिविटीज करनी रहती है। तो डीएनए क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है डीएनए, ठीक है ना। उसी प्रकार से आरएनए भी प्रोटीन, है ना। तो ये मेन फंक्शन प्ले करती है ना। डीएनए विशिष्ट कार्यात्मक इकाई खंड के रूप में होती है और यह जो है गुणसूत्रीय खंड डीएनए तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है। ज्यादातर जीवों में जो है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। और डीएनए में प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे अणु के संश्लेषण की क्षमता होती है। किस कारण होती है? क्योंकि प्रतिलिपि के कारण होती है। क्या होती है? प्रतिलिपि। ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है, प्रतिलिपि है ना। इसी कारण विदित है कि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। पादप विषाणुओं में देखें तो क्या पाई जाती है? पादप में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करती है तथा सभी जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करती है। ये भी याद रखना है आप लोगों को कि पादप में जो है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पार्टिसिपेट करती है, लेकिन बाकी जितने में है वो जो है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में यहाँ कौन काम करती है? डीएनए। अन्य सभी जीवों में डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्र में संग्रहित रहता है और प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन जाल यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ तक आप लोग को इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि डीएनए क्या रोल प्ले करती है। ये क्या है? आनुवंशिक रूप में जो है सभी जीवों में कार्य करती है, लेकिन पादप में छोड़कर। पादप में क्या करती है? आरएनए आनुवंशिक रूप में काम करती है। उसी प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना। तो इस प्रकार से क्रिया जो है आप लोग को इंट्रोडक्शन में देना है। इंट्रोडक्शन आप लोग को याद रहनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जो डीएनए है उनका क्या कार्य है? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखें आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के क्वेश्चन के लिए।
चलिए देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ की खोज। न्यूक्लिक अम्लों के आविष्कार से बहुत पूर्व कोशिका के अध्ययन के समय यह देखा गया कि लक्षणों के वंशागति में केंद्रक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनके कुछ ही वर्षों पश्चात देखा गया कि गुणसूत्र वंशागति की भौतिक आधार फिजिकल बेस होती है हेरेडिटी की, है ना। कौन किया था आनुवंशिक पदार्थ की खोज? फ्रेडरिक मिसर ने किया था, ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक मिसर, आप लोग को याद रखना है आनुवंशिक पदार्थ की खोज जो है जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, है ना, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेडरिक मिसर है उसके द्वारा आविष्कार तथा संकेत मिलने पर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हो सकता है। वास्तव में इसे स्थापित करने का श्रेय ग्रिफिथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? ग्रिफिथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्या है? साइंटिस्ट हैं और ये जो है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल की खोज तो फ्रेडरिक मिसर ने की है, लेकिन जब इनको बताना था, जब इनको करके दिखाना था प्रयोग, है ना, किस प्रकार से परफॉर्म करती है न्यूक्लिक एसिड, तो वो कौन किया? ग्रिफिथ ने किया। इसके पश्चात हर्शे एवं चेंज द्वारा किए गए प्रयासों से यह तथ्य बल मिला कि डीएनए क्या होती है? आनुवंशिक पदार्थ होती है, इन्होंने बताया, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ में कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं? अब चलिए इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या देखा? आनुवंशिक पदार्थ की खोज, है ना, किसने किया ये भी देखिए, लेकिन आप लोग को याद रखना है फ्रेडरिक मिसर को सबसे पहले खोज इन्होंने किया, लेकिन उनको जो है प्रैक्टिकली कौन समझाया था? ग्रिफिथ ने समझाया था। अब उसके बाद देखो आनुवंशिक पदार्थ के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं, इनको भी याद रखना है कि कितने सारे गुण हैं। तो यहाँ पर किसी पदार्थ की आनुवंशिक पदार्थ कहने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि पहला देखें, आनुवंशिक पदार्थ में जीव विज्ञान की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सूचनाएं स्थिर रूप से उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूचनाएं देने का कार्य। कौन करती सूचना देने का कार्य? मैसेंजर, ठीक है। ये जो है सूचनाएं यानी कि संकेत यानी कि कोड के रूप में इन संकेतों में सरलता से डिकोडिंग किया जाता है। जीव विज्ञान में इसे संकेत के रूप में प्रकट करते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ के गुण के में अंतर में देखें तो क्या होनी चाहिए? सूचनाएं देने का कार्य कौन करती है? कौन करती है? मैसेंजर आरएनए। इसका काम जो होती है सबसे पहले जो परफॉर्म होती है, जब आनुवंशिक पदार्थ एक दूसरे को संकेत देना रहता है तो वो काम जो है मैसेंजर आरएनए के थ्रू होता है। एमआरएनए जिसको बोला जाता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको बोला जाता है। और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से फिर क्या बनती है? शरीर में इंक्लूड होती है, राइट। तो यहाँ पर जो है सूचनाएं देने का कार्य फर्स्ट में लिखना, जिसको कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है ना। और दूसरा देखिए, आनुवंशिक पदार्थ में जो है प्रतिकृति तथा पुनरावृत्ति की क्षमता होनी चाहिए। और प्रतिकृति कॉपी मतलब यहाँ पर जो है अगली पीढ़ी के दौरान स्थानांतरित होती है। जैसे कि मैंने क्या बनाया? डीएनए बनाया। ये क्या है? डीएनए बनाया। अब ये डीएनए का प्रतिलिपि बनेगा, फोटोकॉपी बनेगा इसका, एक डीएनए से दूसरा डीएनए में कन्वर्ट होगा। 2 डीएनए बना, 2 से फिर क्या बनेगी? ये फिर 2 डीएनए और बनाएंगे। तो ये क्या हुई? एक से डबल में कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहां पर देखो, एक डीएनए से 2 डीएनए बना, और इस फर्स्ट डीएनए से फिर 2 डीएनए बना, और इस डीएनए से फिर 2 डीएनए बना। तो यहां पर देख सकते हैं कि एक दूसरे की क्या हो रही हैं?
प्रतिलिपि हो रही है, कॉपी बन रही है। यहाँ पर देखें प्रतिलिपिकरण पुनरावृत्ति की क्षमता होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, आनुवांशिकता में यानी कि डीएनए में होनी चाहिए, और विभिन्न प्रकार के वंशागत की हेरिडिटी उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये याद रखना है आप लोग को कि आनुवांशिक पदार्थ में जैसे ही नवीन प्रकार के अणुओं का निर्माण करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में वर्णित उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।